जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ दिन और जो आपका सपना है सर मुझे वर्दी लगाना है वो साकार होने वाला है। सबसे पहले 2 पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूं, वो है कि जो भी ड्रीम डोज करवा रहा है साइंस का अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट आपका पूरा का पूरा, वह ना इससे पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन डिट्टो आपके पेपर में छप रहा है। इजी क्वेश्चंस का हमने तो प्रूफ नहीं डाला है, चाहे वो मान लीजिए कि पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस आपके आर्टिकल के आ गए, ठीक है, हमने वो पढ़ाया, हम वो सब नहीं डाले। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप कह सकते हो मॉडरेट और टफ में आता है उसका हमने प्रूफ डाला है, चाहे ये हो गया, पूरा प्रूफ हमने डाल दिया, ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। अगर आप ड्रीम डोज को सब्सक्राइब करके रखे हो और अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो, मनोरंजन नहीं, ठीक है, मनोरंजन वाला काम नहीं, सच में अगर आप पढ़ना चाहते हो आपका सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। हमने कहा था आपको 3 फोल्डर आपको कंप्लीट करना है। एक है आपका बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस पहला, दूसरा बिहार पुलिस क्लास, उसमें उसके बाद है आपका करंट अफेयर्स और मैथ्स का ये 3 वीडियो। इतना आपको सबसे पहले करना है, आपने कुछ भी पढ़ा है इसको आपको कंप्लीट करके जाना है। आप देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, प्रूफ हमने डाल दिया। और एक चीज जो मैं बार बार कहता हूं, मान लीजिए आप कहीं 10 घंटे का क्लास करते हो उससे 4 या 5 क्वेश्चन आ जाता है, बट आपको कोशिश ये करना है जैसे कि हमने क्या किया, सिर्फ आपको 2 वीडियो हमने पॉलिटी का दिया था, आप जाके देख लेना कितने देर का होगा, 1.5 घंटे का या 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट का भी वीडियो नहीं होगा, 2 वीडियो, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से थे। तो कोशिश ये करना है कि कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले, ठीक है। तो वैसे ही चीजों को आपको फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं। एक भी वीडियो में आपको लाइव नहीं, कट टू कट आपको वीडियोस दिए गए। एक बात और, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था, आई थिंक कल ही डाला था, कल से पहले वाला दिन, हमने आपके लिए 3 टॉपिक हमने डाला था। एक वीडियो से 3 क्वेश्चन है, आप जाके देख लेना आज वाले एग्जाम में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 3 क्वेश्चन छपे, आप जाके देख लेना, उसका भी हम आगे आप करवाएं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको देखना है, चाहे आप दरोगा दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चंस रहेंगे जो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज 16 जुलाई 2023 सबका क्वेश्चन हमने ले लिया, बहुत मेहनत किया गया। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और हर एक चीज फॉलो कर रहे हो आपका सपना साकार है। स्टार्ट करते हैं। पहला ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था मटर पे किया था ना, मटर के पौधे पे, ठीक है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप देखोगे आपको ऑलरेडी क्लास में करवाया जा चुका है, आप ऐप पे भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस देख लो, चाहे आप ये क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आपका दरोगा और एक्साइज और बीएसएससी में भी आपका पूछा गया है। अब इसको समझने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था जो इन्होंने मटर के पौधे पे किया था, उसको हम लोग समझ लेते हैं F1 जनरेशन के बारे में। बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद ये क्वेश्चंस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, और जो क्वेश्चन मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पूछा गया है उस पे भी आएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मेंडल का बात करें तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसने किस पे किया था, तो मटर के पौधे पे किया था, ठीक है, याद रखना, मटर के पौधे पे किया था। और कितने कैरेक्टर या गुण पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो टोटल उन्होंने 7 गुण लिया था, उस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि उसने जो F1 जनरेशन का, F1 मतलब पहला, मतलब आप मान लीजिए आप क्या हो, आपके दादा थे, उसके बाद आपके पापा आए, उसके बाद आप लोग आओ, ठीक है। तो सबसे पहला जनरेशन आप लोग किसको मानोगे, आपके दादाजी। उसी प्रकार से F1 जनरेशन हम लोग मानते हैं। F1 जनरेशन का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसको समझ लो, उसके बाद उस क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। इसमें ही समझाना है, बाकी में हम लोग बहुत ही जल्दी और ईजिली खत्म करेंगे। देखिए सबसे पहले F1 जनरेशन का बात करते हैं, तो उन्होंने जो कैरेक्टर लिया था, ठीक है, जो प्लांट जो होगा, ठीक है, वो लंबा होगा या छोटा होगा, पौधा क्या होगा, लंबा होगा या छोटा होगा। तो एक उन्होंने लिया टी और दूसरा उन्होंने लिया स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखिए हम लोग जब मनुष्य में फ्यूजन होता था तो क्या होता था, XX हो सकता और XY, इसको फ्यूजन किया जाता था, ठीक है। और मान लीजिए अगर XX आया तो महिला होगी और अगर XY आया तो क्या होगा, वो पुरुष होगा, फ्यूजन होता था, ठीक है, निषेचन होता था। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। उसी तरीके से प्लांट में जेनेटिक कैरेक्टर लिया गया, माना गया कि मान लीजिए एक पौधा है जो कि टॉल है,
तो टॉल में हमने लिया डबल, क्योंकि पेयर में लेते हैं, तो टी टी ले लिया, और दूसरा पौधा से क्या हुआ, स्मॉल टी टी लिया। तो ये दो पौधे का कैरेक्टर लिया गया है, दो मटर के पौधे का। अब देखो इसको करना कैसे, तो इसका जो F1 जनरेशन में इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक टी हमने यहाँ रखा, एक टी हमने यहाँ रखा, ठीक है, और ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी है। देखो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा टी। अगर ये चीज़ आपने नहीं पढ़ा है तो आपने क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, ठीक है, तो वहाँ किया जाता था। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही हो गया, ठीक है। फिर से ये होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया। फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, ये कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया। इसमें दो चीज पे हम लोग को ध्यान रखना है। एक होता है जीनोटाइप, जीनो जी फॉर जेनेटिक, कि जेनेटिकली वो कैसा दिख रहा है, मैं अभी समझाऊंगा। और दूसरा होता है फिनोटाइप। अगर आप पहले हमसे पढ़ चुके हो, ठीक है, दरोगा वाले में, तो आपको ये चीज पता होगा। तो सबसे पहले अगर इसका हम लोग जीनोटाइप देखें, ठीक है, तो जीनोटाइप इसका जो है, तो जो जीनोटाइप मतलब जीन वाला क्या है, टी टी। तो अगर हम लोग इसका जीनोटाइप देखते हैं, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप अगर आप इसका देखोगे तो क्या हो रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप जो बाहर से दिखेगा, तो बाहर से टी टी, देखिए हमेशा याद रखना, ये जो कैपिटल टी है, ठीक है, ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। प्रभावी मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया तो जो बच्चा जो होगा वो होगा टॉल होगा। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल टी होता है वो ज़्यादा हावी हो जाता है। आप ये सकते हो कि एक पतला आदमी है, एक मोटा आदमी है, तो मोटा आदमी क्या हो गया, पतले पे हावी हो गया। तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, तो हमेशा याद रखना, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया तो बाहर वाला जो अपीयरेंस होगा वो क्या होगा, वो टॉल ही होगा। फिनोटाइप क्या दिखाता है, तो फिनोटाइप दिखाता है हमें कि बाहर का आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, बाहर से आप कैसे दिखोगे। तो फिनोटाइप मैं आपको समझाने के लिए इतने अच्छे से बेसिक में आपको समझा रहा हूं। तो फिनोटाइप अगर इसका आप लिखोगे तो ये होगा आपका टॉल। तो जीनोटाइप होगा इसका टी टी, पर जब फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप अगर मैं इसे पूछूं तो क्या दिखेगा, ये टॉल दिखेगा। सब जितने भी बच्चे होंगे सब टॉल दिखेंगे, पर इसका जीन कैसा होगा सबके अंदर, टी स्मॉल टी। तो ये पहला जनरेशन हो गया, ठीक है, ये पहला जनरेशन हो गया। आपने समझा कि क्या हो गया आपका, हमने जो यहाँ बात किया ये पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का बात हमने किया, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। अब देखो सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, अब जो जीन है आपके पास क्या है, जीन ये टी है और स्मॉल टी, यही ना जीन है। तो अब जो भी बच्चे हैं यहां से हमने उठाया, एक हमने लिया टी और दूसरा हमने लिया स्मॉल टी। अब कोई भी एक और होगा कोई, तो वो भी क्या होगा, टी होगा स्मॉल टी, क्योंकि हमको लेना तो इसी से है। पहला जनरेशन हमने इस तरीके से बनाया, दो पौधा हमने लिया था, एक पौधा आपका क्या था, एक पौधा क्या था आपका लंबा था, एक पौधा आपका छोटा था, दोनों को हमने क्रॉस करवाया। दोनों का क्रॉस करने के बाद जो जीन बना आपका इस तरीके का बना, जीनोटाइप टी टी हो गया। फिनोटाइप जो बाहर से दिख रहा है सब टॉल दिख रहा है। क्यों टॉल दिख रहा है, क्योंकि अगर हम लोग टी लिखते हैं और स्मॉल टी लिखते हैं तो ये कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है, डोमिनेंट मतलब प्रभावी कैरेक्टर होता है। अगर ये दोनों आएगा तो कैपिटल टी इस पे हावी हो जाएगा और जो बच्चा प्रोजनी होगा वो टॉल होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आपका स्मॉल टी आ गया, छोटा टी आ गया, तब ये क्या होगा, आपका स्मॉल होगा, ठीक है। और बाद में अगर कैपिटल टी आ गया तो वो तो बड़ा होगा ही, ठीक है। अब देखो सेकेंड जनरेशन का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ करते हैं क्रॉस करते हैं, देखिए क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये क्या है आपका F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि सब क्वेश्चंस आपको F2 जनरेशन से ही पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, मोनो हाइब्रिड है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, यहाँ क्रॉस तो करा रहे हैं, मोनो करा है। मोनो मतलब एक मतलब एक कैरेक्टर लेके हम लोग कर रहे हैं। कैरेक्टर क्या लिया है, लंबाई, ठीक है। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो ये जो है आपका, हमने यहाँ से एक लिया तो ये एक टी हो जाएगा और एक स्मॉल टी हो जाएगा, यहाँ एक टी हो जाएगा, एक यहाँ स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी। इसको और इसको करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको और इसको करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसको करेंगे तो स्मॉल टी। अब यहाँ देखो, सबसे पहले आप ये देखो, ठीक है, कि फिनोटाइप, अब यहाँ रेशियो देखो,
ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या था, सिंपल था तो हमने सिंपल लिख दिया, बट यहाँ सिंपल आपका नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि इसका जो होगा आपका, ठीक है, इसका जो जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। अब जीनोटाइप लिखते हैं, मतलब जीन वाला क्या होगा। जीनोटाइप रेशियो कितने तरीके का हो सकता है, टी हो सकता है, ठीक है, टी हो सकता है, या स्मॉल टी हो सकता है। तो देखो टी कितना है, एक ही जगह देखोगे जहां कैपिटल टी है तो ये एक आ गया। टी और स्मॉल टी कितना है, देखो 1 2 तो 2 आ गया, ठीक है, और स्मॉल टी कितना है, तो सिर्फ एक स्मॉल टी है तो ये आ गया, ये 1। तो ये आ गया आपका जीनोटाइप। F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस, F2 है, दूसरा जनरेशन है। मोनो हाइब्रिड मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमने यहाँ एक कैरेक्टर लिया है, एक गुण लिया है। तो जीनोटाइप जो रेशियो होगा, याद रखिएगा 1:2:1 होगा। आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकता है, यहाँ से कुछ भी वो बना सकता है कि मान लो आपको पूछेगा ध्यान से कि जीनोटाइप जो रेशियो है F2 जनरेशन में, उसमें प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट, फिर से प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट का रेशियो क्या है। प्योर टॉल मतलब ओरिजिनल लंबा, प्योर शॉर्ट मतलब एकदम रियल वाला छोटा। तो रियल वाला लंबा क्या है, टी, जिसमें एकदम दोनों टी बराबर होगा, वो क्या होगा, रियल वाला टॉल होगा। और रियल वाला शॉर्ट क्या होगा, स्मॉल टी। तो अगर मैं बोलूं F2 जनरेशन में रियल टॉल, सच्चा वाला टॉल और सच्चा वाला छोटा के बीच में रेशियो क्या होगा, तो रियल टॉल, ठीक है, और रियल शॉर्ट के बीच में जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। याद रखना, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछा गया था कि जीनोटाइप, ठीक है, रियल टॉल वर्सेस रियल शॉर्ट F2 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, तो ये होगा आपका 1:1, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप जो हमें बाहर से दिखेगा, तो बाहर से हमें क्या दिखेगा, 1:3 दिखेगा। फिनोटाइप जो मुझे बाहर से दिखेगा आइदर टॉल होगा या शॉर्ट होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं टॉल और यहां लिख देता हूं शॉर्ट। आप मुझे बताओ कितना इसमें टॉल होगा, ये टॉल होगा बिल्कुल, ये तो डबल टी है तो टॉल ही होगा। ये डबल कैपिटल टी है, स्मॉल टी है तो ये भी टॉल होगा। ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है तो ये भी टॉल होगा। और ये टी है तो ये क्या होगा, शॉर्ट होगा, छोटा होगा। तो इसका जो रेशियो आएगा 1:3 आएगा। अब यहां से ध्यान से समझ लो कि F2 जनरेशन में वो पूछ क्या रहा है। F2 जनरेशन में अगर वो पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है कि जीनोटाइप रेशियो क्या होगा F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो 1:2:1। अगर आपको पूछ रहा है कि रियल टॉल वर्सेस रियल शॉर्ट का क्या होगा रेशियो जीनोटाइप में, तो आप बोलोगे 1:1। और अगर आपको बोलेगा फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, तो 1:3। टॉल जो होगा आपका, ये होगा आपका 3:1 होगा, ठीक है, 3:1, ठीक है। टॉल क्या है, 3 है, 3:आपका 1। तो टॉल कितना हो गया, 3 हो गया, शॉर्ट कितना हो गया, 1 हो गया। इतना चीज आपको समझ में आया। अब एक चीज और समझ लीजिए, इतना अगर आप समझ लियो, उसने क्या, हमने आपको क्या बोला था, जो मेंडल जो था टोटल किस पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो मटर पे किया था। और उसने कितने कैरेक्टर लिए थे, आपके अभी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो उसने नहीं लिया था। तो आपका जो पत्ता है, पत्ता का लंबाई का कैरेक्टर उसने नहीं लिया था। अब देखो उसने कैरेक्टर कौन सा लिया था, ठीक है। देखो उसने बोला कि सीड मतलब बीज का आकार लिया था, कि बीज जो होगा वो कैसा हो सकता है, मतलब 2 पौधा लिया है, दोनों को बीच में क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो बीज जो लिया है दोनों का, पहला क्या लिया, बीज का आकार, एक में गोल हो सकता है, दूसरा में झुर्रीदार हो सकता है। बीज का रंग पीला हो सकता है, तो बीज का क्या लिया, आकार भी लिया, बीज का आपका कलर भी लिया। फूल का रंग भी लिया और फूल का स्थान भी लिया। फूल कहाँ खिल रहा है, टॉप पे खुल रहा है कि ये ब्रांचेस पे खुल रहा है, ठीक है। उसकी ये हो गया फूल का रंग, ठीक है, और फूल का स्थान कहाँ है। उसके बाद फली मतलब होता है पॉट, मतलब मान लो कि फ्रूट उसका पॉट, ठीक है। तो फल का आकार, फली का आकार या फली का रंग और पौधे की ऊंचाई। तो ये कैरेक्टर चारों था, ठीक है। याद रखिएगा बीज का आकार, ऐसे आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में लिखा हुआ था लीव्स का कोई फंडा ही नहीं। सबसे पहले बीज के बारे में उसने बात किया था, किसका, याद कैसे रखोगे, बीज के बारे में बात किया, सीड के बारे में। तो सीड क्या हो सकता है आपका, 2 तरीके का हो सकता है, गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है। दूसरा सीड का कलर लिया,
ठीक है ये चीज। उसके बाद क्या हुआ, सीड के बाद उसने क्या लिया, बीज के बाद उसने क्या लिया, आपका फूल। फूल का रंग हो सकता है, फूल मतलब फ्लावर, फ्लावर के बारे में उसने बात किया। तो फ्लावर का क्या हो सकता है, रंग का बात किया कि फ्लावर का कलर हो के ऊपर बात किया, और उसने क्या किया कि उसका स्थान क्या होगा, प्लेस क्या होगा, ठीक है। तो 4 तो ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका फल, मतलब फल, फल का आकार क्या होगा और फल का रंग कैसा होगा, और लास्ट में आपने पौधे का ऊंचाई। तो इजी है। सीड के बारे में बात किया, मतलब देखो बीज के बारे में बात किया। बीज में क्या है, बीज में 2 बात किया उसने। क्या बात किया बीज का, कि क्या बीज का कलर क्या होगा, बीज का आकार क्या होगा, तो बीज एक, ठीक है। दूसरा उसने बात किया आपका फूल का, फूल का क्या होगा, कलर क्या होगा, और फूल कहाँ लगाया जाएगा, 4 कैरेक्टर हो गए। तीसरा फल, फल कैसा होगा उसका, उसका आकार क्या होगा, और ठीक है, और वो जो फल का क्या है, रंग क्या होगा, तो क्या हो गया 6 हो गया। और लास्ट में क्या है, पौधे का एक ऊंचाई ले लिया, 7 हो गया। याद हो गया ना, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था बिहार पुलिस में, आप पेपर उठा के इसे हम लोग करेंगे। अब आइए यहाँ हम लोग आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, इन ए पीस, ठीक है, मतलब मटर, मटर में एक शुद्ध लंबे टी को एक छोटे पौधे टी के साथ मतलब संकरण, डेट मीन निषेचन नॉर्मल टर्म में, ठीक है, क्रॉस किया गया, क्रॉस किया जाता है। तो F2 में शुद्ध लंबे पौधे और छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से देखना, पूछा क्या है, पूछा है द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट। प्योर का मैंने बात किया था, प्योर कितना आया था आपका, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट, आपका मैंने क्या बताया था, ये था आपका 1:1। अभी मैंने आपको समझाया था ये चीज कि प्योर प्लांट मतलब प्योर टॉल, प्योर अगर वहां लिखा हुआ है तो क्या होगा, ये देखिए प्योर टॉल कितना है, 1 है, प्योर शॉर्ट कितना है, तो 1 है, ठीक है। ये चीज आपको पूछा गया था, इजी। देखिए अब आराम लग रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा है कि एक क्रॉस बिटवीन टॉल, इसमें भी क्रॉस करवाया गया है, लंबा लंबा छोटा छोटा में, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि लंबे पौधे और छोटे पौधों के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सतित, सतित मतलब होता है प्रोजेनी, बच्चा आप मान लो, ठीक है, कि सभी पौधे लंबे होते हैं, सभी पौधा लंबा हो गया, ठीक है, सभी पौधा लंबा हो गया क्योंकि एक क्रॉस बिटवीन ए टॉल प्लांट। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ F1 जनरेशन का बात किया है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ, इससे पहले क्या था आपको, ये देखो यहाँ F2 लिखा हुआ था, कॉमन सेंस F2 लिखा हुआ था, यहाँ क्या है F1 है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो F1 जनरेशन था, उसमें क्या था, जितने भी सब थे क्या थे, देखने में क्या थे, आपका लंबा था, फिनोटाइप सब क्या है, सब लंबा है, ठीक है, लंबा है, सब लंबा था, बिल्कुल लंबा था, सब लंबे लंबे थे। तो क्वेश्चन पूछा है आपको, अगर वो पता है तो आप आंसर दे दोगे। क्वेश्चन ये पूछा है कि जब F1 जनरेशन हुआ, F1 मेंशन नहीं है, ठीक है, सिंपल बोला है कि टी और स्मॉल टी को अगर निषेचन करवाया, निषेचन बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको क्रॉस करवाया जाता है तो जो उसका प्रोजेनी, उसका जो बच्चा है वो सब क्या होता है, टॉल होता है। इसका कारण क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो कैपिटल टी होता है, ठीक है, कैपिटल टी होता है और जो आपका कैपिटल टी होता है और जो स्मॉल टी होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो होता है प्रभावी होता है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बच्चा जो हो जाता है वो सब टॉल हो जाता है। तो देखो टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, लंबाई एक प्रभावी लक्षण है। शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट, शॉर्टनेस क्या डोमिनेंट, क्या शॉर्ट वाला ये प्रभावी था, ये प्रभावी था, नहीं था। टॉलनेस इज द रिसेसिव, लंबाई अप्रभावी है। हाइट ऑफ द पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय, मतलब मटर के पौधों की ऊंचाई जीन टी द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। इसका सही आंसर क्या है, तो मैंने क्या बताया था, जो कैपिटल टी है, जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी में क्या होता है, ये इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब ये प्रभावी गुण है, ठीक है, और ये अप्रभावी गुण है, इसको बोला जाता है रिसेसिव कैरेक्टर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा टॉलनेस। टॉलनेस क्या था, मैंने अभी बताया ना, प्रभावी, दैट मीन्स डोमिनेंट, लंबाई एक प्रभावी लक्षण है। अब कर लोगे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन इससे आपके बन सकते हैं। देखिए सबसे पहला F1 F2 जनरेशन का, F1 जनरेशन दोनों का बात, F1 जनरेशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी सतत होंगे, जितने भी सतित होंगे, जितने भी प्रोजेनी होंगे, वो सब लंबा होगा। क्यों लंबा होगा, क्योंकि जो टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो लंबाई है वो क्या है, आपका प्रभावी गुण है। दूसरा जीनोटाइप में क्या होगा, तो टी होगा, और फिनोटाइप में पूरा का टॉल होगा। इसने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपको याद रखना है, मटर के पौधे पे किया था। कितना इसने
आपका गुण लिया था, तो 7 गुण लिया था। कौन सा गुण लिया था, फिर से मेरे साथ अभी याद करके जाओगे क्योंकि क्वेश्चन आएगा, इसमें नहीं हर एग्जाम में आएगा। 7 गुण। सबसे पहला गुण क्या था, सबसे पहला मैंने आपको पॉइंट क्या बताया था, बीज के बारे में। बीज पे था, इधर बीज का शेप, मतलब उसका शेप कैसा, आकार कैसा होगा, या उसका कलर क्या होगा, बीज खत्म। उसके बाद आप बीज के बाद आप मान लो क्या बोलोगे, फूल कहाँ लगेगा, ठीक है, और फूल का कलर क्या होगा, 4 कैरेक्टर हो गया। उसके बाद फल का आकार क्या होगा और फल का रंग क्या होगा, 6 कैरेक्टर हो गया। और आखिरी लेंथ ऑफ प्लांट जो बढ़ता है उसको किस मशीन से नापते हैं, तो कैस्कोग्राफ से नापते हैं। तो ये हो गया आपने समझ। फिर से हमने बात किया F2 जनरेशन में, हमने क्या बात किया, तो जीनोटाइप जो रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा। क्या होगा, 1:2:1 होगा। और जो आपका फिनोटाइप जो रेशियो होगा, ठीक है, और जो फिनोटाइप आपका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो फिनोटाइप आपका जो रेशियो होगा वो होगा 3:1 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। और बोलेगा कि प्योर वाला, ये वाला भी क्वेश्चन है, प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट कितना होगा, 1:1 होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन सब पूछेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्यूज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फ्यूज हम लोग क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए नहीं लिया गया कि ये क्वेश्चन करना, इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम डील करेंगे। और एक रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। अगर कोई ये कहता है कि पेपर साइंस वाला स्पेशली, ठीक है, साइंस के जो क्वेश्चंस थे सर पता नहीं लगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप पढ़े नहीं हो ड्रीम दोस्त से, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने रियल वाला रख रहा हूँ। ये इससे पहले वाला भी क्वेश्चंस आपका करवाया गया, 1 साल पहले ही करवा दिया गया था, जीनोटाइप फिनोटाइप। अब देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, सबको पता है क्यों होता है, टू स्टोर एनर्जी, टू रेगुलेट वोल्टेज, ठीक है, ऊर्जा को संचित करने के लिए, वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, विनियमित मतलब रेगुलेट करना, ठीक है, धारा प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या सर्किट को अत्यधिक धारा से बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला है टू स्टोर एनर्जी, नहीं, फ्यूज ऐसा कोई काम नहीं करता। टू रेगुलेट वोल्टेज, नहीं, वोल्टेज रेगुलेट करने का जो काम है किसका है, जल्दी से बताइए, वोल्टेज रेगुलेट करने का काम किसका है, तो ये ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपका वोल्टेज को कम करता है, ज़्यादा करता है, तो वोल्टेज अप डाउन करने का काम ट्रांसफार्मर का है। और ट्रांसफार्मर हमेशा किस में काम करता है, एसी करंट में, एसी वोल्टेज में, याद रखना। उसके बाद इंक्रीज द करंट फ्लो, इसका कोई काम नहीं है। डीसी मतलब जो फ्यूज जो होता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उसके वो क्या है, करंट से उसका कुछ लेना देना नहीं, क्यों, करंट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। मेन जो इसका काम होता है कि आपका जो घर को एक्सेस करंट से बढ़ना है, अगर एक्सेस करंट आ गया, बहुत ज़्यादा करंट आ गया, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब जल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ फ्यूज लिखते हैं, ठीक है, फ्यूज, तो फ्यूज आजकल यूज नहीं किया जाता, इसके जगह आ गया MCB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर, अच्छे से याद रखना, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज के जगह क्या यूज करते हैं, MCB। बट हमें एग्जाम देना है तो एग्जाम में सब आता है अब MCB, ठीक है, याद रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज याद रखना किससे बना होता है, तो लीड मतलब शीशा, लीड प्लस टीन से बना होता है, याद रखना। लीड का सिंबल होता है PB, याद रखना, और टीन का सिंबल होता है SN। तो पूछा जाएगा किससे, तो PB मतलब लीड और टीन मतलब होता है SN, ऐसे लिखा रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, फ्यूज जो है हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा श्रेणीकरण में लगाया जाता है या समांतरकरण में, तो मूर्खता मत करना, अगर समांतरकरण में लगाए तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, घर में आपका लाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लगाया जाता है हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा, फ्यूज जो काम करता है किस पे करता है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो बोलोगे इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट के काम करता है, किस पे, आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग, मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट मतलब प्रभाव, ठीक है। तो विद्युत के हीटिंग प्रभाव पे ये काम करता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट काम करता है। जैसे ही मान लीजिए ये फ्यूज हमने लगाया है श्रेणी क्रम में, आपके घर में यहाँ लाइट आया,
तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सेस जैसे बहुत हाई लाइट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जल जाएगा और आगे आपका करंट नहीं जाने देगा। तो फ्यूज की जगह क्या यूज करते हैं, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज कहाँ लगाया जाता है, तो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, समांतर में नहीं, सीरीज में लगाया जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ करंट पे काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्यूज के बारे में। और फ्यूज किससे बना होता है, तो लीड और टीन से आपका बना होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अर्थिंग, हम लोग घर में अर्थिंग लगाते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग का यूज क्या है, तो याद रखिएगा जो भी लीकेज करंट होता है, आप कॉमन सेंस लगाना। अगर घर में आपका अर्थिंग नहीं है, अगर कहीं भी थोड़ा भी मान लो कोई मशीन है तो झनझना जाता है आपका छूका, डेट मीन्स आपके घर में अर्थिंग नहीं है। जो लीकेज, हल्का भी लीकेज करंट हो रहा है वो आपके बॉडी से पास हो जा रहा है और धरती में चला जा रहा है। इसी के जगह अगर आपके घर में अर्थिंग होगा तो क्या होगा, अर्थिंग से जाएगा, आपके बॉडी से नहीं जाएगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों, हमेशा याद रखना, एक अर्थिंग जो होता है बेसिकली कॉपर वायर से बनाया जाता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है हमारे शरीर के कंपेयर में बहुत क्या होता है, कम होता है। तो मैं मान लीजिए इसमें कोई लीकेज करंट है, अगर मैं इसको छूता हूँ, ठीक है, इसको छूता हूँ इस बोर्ड को, ठीक है, अगर इसमें अर्थिंग नहीं है मुझे शॉर्ट मारेगा। ऐसे भी जो बड़े बड़े जितने भी मशीन्स होते हैं उसमें हल्का लीकेज करंट आ ही जाता है। ठीक है, तो वहाँ आपका अर्थिंग लगाना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरे घर में अर्थिंग है, ठीक है, तो अगर मैं इसको टच करता हूं, ठीक है, तो ये मेरे बॉडी से करंट नहीं जाएगा, वो किससे जाएगा, वो आपका अर्थिंग से चला जाएगा, क्योंकि वहां उसको जाने के लिए आराम है, प्रतिरोध नहीं है। मेरे बॉडी का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है कंपेयर टू उसका। तो ये क्या है, लीकेज करंट से हमें बताता, मतलब शॉक से बचाता। अगर लीकेज करंट वहां नहीं लिखा होगा तो याद रखना, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है आपका अर्थिंग। ठीक है, ये चीज आपका समझ में आया। अब मैं जो कुछ समझाने जा रहा हूं आप ध्यान से समझना। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपका पूछा गया स्टेटमेंट बेस्ड, आपका पूछा गया है आपका रेजिस्टेंस पे, सब चीज करवाया हुआ है। ठीक है, बट यही है कि अगर आप चीज सीखना चाहते हो तब ये यूट्यूब मतलब ड्रीम डोज को आप देख रहे हो। ठीक है, अगर नहीं, सिर्फ नहीं सीखना है, बस चलना है, बस हाँ क्वेश्चन आया चलना है, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर है। ठीक है, देखिए अब देखो रेजिस्टेंस पे क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन स्टेटमेंट ये था कि जब भी दो प्रतिरोध हम लोग श्रेणी में लगाते हैं तो जो उसका फाइनल प्रतिरोध जो मिलेगा वो क्या होगा, जो वो दो प्रतिरोध मतलब दो रेजिस्टेंस जो जोड़ा गया है सीरीज में। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर दो रेजिस्टेंस, मैं डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट समझा, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जोड़ा हुआ है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जोड़ा हुआ है, मान लीजिए ये 2 है और ये 4 है, तो दोनों का जो सम आएगा, फाइनल जो योग आएगा, वो जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा। क्या ये सही है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी दो रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध जब आपका सीरीज में जुड़ता है तो उसका योग क्या होता है, दोनों का सम होगा। तो इसका जो मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है, तो फाइनल जो R इक्विवेलेंट में लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, R1 + R2 मतलब 2 + 4, तो क्या हो जाएगा 6। 6 क्या है, ये सबसे जो सबसे बड़ा था उससे भी बड़ा आएगा। तो स्टेटमेंट यही था कि जब भी कोई सीरीज में दो रेजिस्टेंस अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा कौन सा, जो आपका सम होगा, जो इक्विवेलेंट दोनों को ऐड करके आएगा। तो बिल्कुल सही है, ये 2 है, दोनों को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा तो जो फाइनल आया वो इससे भी बड़ा है, जो कि आपका मतलब बिग साइज का है, मतलब ज्यादा वैल्यू का है। ठीक है, सेम आपका एक और है कि मान लीजिए हम इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं, समांतर में जोड़ देते हैं, यहां लिखते हैं 2, यहां लिखते हैं 4, तो जो अभी जो आएगा आपका रेजिस्टेंस, हमेशा याद रखना जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आपका फाइनल रेजिस्टेंस आएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग दो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं, दो रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करके योग करके आएगा, वो जो ऑलरेडी उसमें उस सीरीज में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा होगा आपका ये वाला। बट जो हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, मान लीजिए 2 है ये और 4 है, इसको अगर पैरेलल में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट जो फाइनल रेजिस्टेंस योग करके आएगा, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा। अब देखो कैसे, क्योंकि जो पैरेलल होता है उसमें हम लोग R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट, इसमें तो क्या होता है डायरेक्टली ऐड हो जाता है, इसमें क्या होता है R1 × R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो देखो ये 2 है ये 4 है, तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी ये तो मल्टीप्लाई 4 है ये 2 है, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। R1 × R2
R1 प्लस R2, तो 4 2 6 आ जाएगा। तो इसको अगर 2 से काटोगे तो 4 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.33 आ जाएगा। डेट मीन्स 1.33 आपका फाइनल रेजिस्टेंस आया है, और सबसे छोटा वाला क्या है 2 है, तो इससे भी कम आए। तो ये समझ के रखना कि सीरीज में होंगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, और फाइनल रेजिस्टेंस जो होता है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिया हुआ है उससे भी ज़्यादा होगा। बट जब पैरेलल में होगा तो जब ये फाइनल रेजिस्टेंस आएगा तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर का, ये देखो एक मैं सर्किट आपको बना के यहाँ दिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना जो भी मैं आपको सर्किट बना के दिखा रहा हूँ। देखो एक मैं सर्किट बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये है आपका एमीटर, ठीक है, या इसको आप ऐसे बनाओ तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। ये है आपका एमीटर, ठीक है, और ये है आपका, मान लीजिए कोई एक बल्ब मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ जो है आपका ये मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ जो है फाइनली मैं यहाँ आपका एक बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एमीटर। आपको पता है एमीटर क्या नापता है, तो करंट नापता है। वोल्ट मीटर क्या नापता है, तो वोल्टेज नापता है। और ये है आपका बैटरी प्लस माइनस, ठीक है, और ये है आपका बल्ब। अब हमेशा एक चीज याद रखना, ठीक है, एक चीज याद रखना जो एग्जाम में ऐसे बना के आपको दिया रहेगा, जो कि दिया जाता है, आपका जो एमीटर है वो हमेशा आपका क्या लगेगा, ये श्रेणी में लगेगा, मतलब सीरीज में लगेगा। पहला पॉइंट, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। आपके घर में भी, आपके घर में नहीं होगा एमीटर नहीं लगा होगा, बट अगर आपके घर में, ठीक है, अगर आपका स्टार्टर अगर लगा हुआ है, स्टार्टर जो मोटर चलाते हैं, तो उसमें वोल्ट मीटर एमीटर का दोनों का लगा रहता है। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, श्रेणी क्रम में, और वोल्टेज जो लगेगा आपका हमेशा पैरेलल, डेट मीन्स समांतर क्रम में। याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो आइडियल जो आपका एमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो आइडियल एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो 0 होगा। क्या होगा, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, आइडियल एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो 0 होगा। और आइडियल वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो इन्फिनिटी होगा। याद रखना, आइडियल एमीटर 0 प्रतिरोध और आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इन्फिनिटी। याद रखिएगा, यहाँ से वोल्ट मीटर एमीटर, ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। वाई डू कटिंग टूल्स हैव ए शार्प, कटाई करने वाला यंत्रों का धारदार क्यों बनाया जाता है, ठीक है, धारदार एकदम पतला क्यों बनाया जाता है। जैसे कि मान लो एक सुई है, ठीक है, सुई है, सुई भी किसी चीज़ को काटता है, मतलब अंदर घुसता है तो काटता है, तो उसका जो नोक जो होता है इतना पतला क्यों होता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ पे मैक्सिमम प्रेशर, मान लो कुल्हाड़ी ही मार रहे हो, ठीक है, तो कुल्हाड़ी का जो एकदम जो सबसे अंत में होता है जिससे वो कटता है, अगर वो एकदम धारदार नहीं होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा। देखो जैसे कि ये देखो, प्रेशर इक्वल टू होता है आपका फोर्स बाय एरिया। क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है आपका फोर्स बाय एरिया आपका होता है। तो मान लो कि अगर मैं, ठीक है, अगर मैं ये देखो ये पतला है एकदम, ठीक है, और ये मोटा है, तो किससे कौन इजी होगा। मान लो ये सुई है, किससे इजी होगा किसी चीज़ में भोंकने में, तो आप बोलोगे सुई से। क्यों, कि सुई का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो जैसे ही एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और ईजिली वो जो आप काटना चाहते हो, जो फाड़ना चाहते हो, वो ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि कटाई करने वाले यंत्रों का धारदार क्यों बनाया जाता है। टू इंक्रीज द प्रेशर, टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी, रिड्यूस द फोर्स, रिड्यूस द वेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो अब ये कोई नहीं कहेगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं और साइंस आया नहीं, पूरा का पूरा साइंस। अब जो ये पेपर है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 65 प्लस सबका आ रहा होगा अगर आप ड्रीम डोज फॉलो किए हो, ठीक है, ठीक है। अब देखो 40 से जो 45 क्वेश्चन आ रहा है, अब ऐसा नहीं कि सब उसमें आप गलत करके, तुक्का भी मारने का मैंने तरीका समझाया था, साइकिल में आपको करना है, ठीक है। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन इज, मतलब मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है, ठीक है, जो आपका अनैच्छिक क्रिया, क्या बोला है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। अब मैंने आपको कितनी प्यार से समझाया था, याद करो, प्यार मोहब्बत से मैंने हर बार आपको बायोलॉजी पढ़ाया। हमने 3 तरीके का चीज़ आपको समझाया था।
एक होता है वॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐच्छिक क्रियाएं, एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन अनैच्छिक क्रियाएं, और एक होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक क्रिया दैट मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन को अगर मैं बात करूं, सॉरी, वॉलेंट्री एक्शन मतलब होता है ऐच्छिक क्रियाएं। तो जब भी मैं ऐच्छिक क्रिया का बात करूं मतलब आपका वॉलेंट्री एक्शन और ऐच्छिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे वश में, जैसे हम चल सकते हैं ये हमारे वश में है, हम नाच सकते हैं ये हमारे वश में, मैं बोल रहा हूँ ये हमारे वश में। तो ये सब ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ये सब वॉलेंट्री एक्शन होती हैं जो कि कंट्रोल किया जाता है। वॉलेंट्री एक्शन किसके द्वारा? तो आप बोलोगे सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन ऐच्छिक क्रियाएं होती है। वही है दूसरा है आपका इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जैसे कि अभी मेरे मुख से मान लीजिए गैस निकल गया, ठीक है, तो ये क्या मेरे बस में है कि मैं मेरा जब मन में निकालूं, मेरा जब मन है? नहीं, ये क्या है? ये क्या है? ऑटोमेटिक होता है जो हमारे वश में नहीं है। जैसे मेरा हार्ट चल रहा है, ठीक है, धुक 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 कर रहा है, क्या ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री? ये इनवॉलेंट्री है, जो हमारे वश में नहीं है। अनैच्छिक क्रियाएं हो जाती हैं जो हमारे वश में, जैसे पलक झपकना, वो होते रहता है, अपने आप होते रहता है। खाना खाते हैं, डाइजेशन अपने आप होते जा रहा है। तो जो ऐसी क्रियाएं जो हमारे वश में नहीं हैं, ठीक है, चाहे हमारे दिल का धड़कना, ठीक है, चाहे अभी गैस बाहर आना, ठीक है, या आपका सांस चलना, आप ब्रीथिंग कर रहे हो, सांस ले रहे हो, ठीक है, पलक झपक रहे हो, दिल का धड़कन चल रहा है, ये सब क्या है? ये अनैच्छिक क्रिया है। ये जो आपका कंट्रोल किया जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से किया जाता है, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताया था, प्रतिवर्ती क्रिया, दैट मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आपका सुई गिर गया, आप पीछे हाथ खींचते हो, आग किसी चीज में मान लो आग में थोड़ा सा हाथ लग गया तो आप पीछे खींचते हो, कोई भी गर्म चीज में हाथ लग गया पीछे खींचते हो। ये जो होता है प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है जो कि आपका कंट्रोल किया जाता है आपका मेरुदंड या इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड के द्वारा, ठीक है, स्पाइनल कोड के द्वारा। तो ये हमेशा याद रखना कि वो पूछा क्या है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको और याद रखने हैं, जैसे कि सेरिबलम, आपका बॉडी का जो भी क्या है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या? संकुचन होना, ठीक है, मसल में संकुचन होना, ठीक है, ये कौन कंट्रोल करता है? तो आप बोलोगे, सब क्वेश्चन पूछे गए, मसल में संकुचन को कौन कंट्रोल करता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, मतलब संकुचन और उसको छोड़ना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन जो है, ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है? संकुचन को हमारे बॉडी में मसल का, ठीक है, जो मांसपेशियां होती है उसमें जो संकुचन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो सेरिबलम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? क्या ये पूछा जाएगा कि जो हमारा बॉडी का जो बैलेंस है, हम लोग सीधी रास्ता पे चल पाते हैं, ठीक है, तो जो बॉडी का जो बैलेंस बनाए रखता है वो कौन बनाए रखता है? तो आप बोलोगे सेरिबलम। जब हम लोग दारू पी लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग इफेक्ट होता है? तब आप बोलोगे सेरिबलम। और मैंने आपको एक क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पूछा भी था कि हमारा, ठीक है, कि हमारा कौन सा, मतलब मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जिसको हम लोग छोटा दिमाग बोलते हैं? तो ये है आपका सेरिबलम। अब क्यों मैंने हंसा? अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो तो आपको याद होगा, ठीक है, कितने अच्छे से मैंने समझाया था। छोटा दिमाग होता है यहाँ, धनिया नहीं मारने का, ठीक है, तो सेरिबलम इसीलिए बोलता है कि इधर नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ छोटा दिमाग होता है, सेरिबलम होता है, ठीक है, क्योंकि सेरिबलम में मार दोगे तो क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा पूरा बॉडी, क्योंकि बॉडी को पूरा कंट्रोल ये करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेरिब्रम, याद करो, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा वाला उपभाग है, ऐसे तो बोलोगे तो अग्रभाग जो है 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र, मध्य, पश्च, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा भाग है वो अग्र मस्तिष्क, पर उपभाग में अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा कौन सा भाग है तो ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बताया था, जितना भी इंटेलिजेंस वाला चीज है, किसी चीज को याद रखना, मेमोरी, कौन किसके अंदर आता है? सेरिब्रम उसको कंट्रोल करता है। मेमोरी, आईक्यू है आपका, इंटेलिजेंस लेवल है, वो क्या है? सेरिब्रम के अंदर आता है। आप बोल पा रहे हो, किसी चीज को याद रख पा रहे हो, ये सब चीज सेरिब्रम के अंदर आता है। इतना अभी के लिए आप बस याद रखो ये। उसके बाद है ये देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है, मैं नारियल लेके समझाया था, ठीक है। देखो नारियल लेके मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये है कि जो हस्क, मतलब नारियल का छिलका डैश उत्तकों से बना। अब इस लेवल का जो क्वेश्चंस डायरेक्टली कोइंसाइड किया हुआ है, कितने अच्छे से मैंने समझाया था। 4 मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो। देखो जब एनालिसिस में एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने आपको एक चीज कहा था
कि जो हम आपको एनालिसिस करके दिए हैं 75 टॉपिक, बस वो पढ़ लेना। 3 दिन सिर्फ हमने एनालिसिस किया था, ठीक है, उसके बाद हमने वो वीडियो शूट किया था अभी, और उसमें हमने क्या बताया था, उत्तक में सिर्फ 2 तरीके का पढ़ना है। एक है आपका स्थायी, मतलब स्थायी उत्तक में 2 तरीके का पढ़ना है, एक है सरल स्थायी उत्तक और एक है आपका जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स आपका परमानेंट टिश्यू और आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, स्थायी सामान्य उत्तक, जिसमें आपको मैंने बताया था कोलेनकाइमा पढ़ना है, पेरेनकाइमा पढ़ना है, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ना है और एरेनकाइमा। ये पेरेनकाइमा का ही पार्ट होता है एरेनकाइमा। अब देखो, सबसे पहला है कि जो नारियल का जो छिलका है, तो मैंने आपको बताया था जितने भी कठोर भाग जो होता है आपका पौधे का, चाहे उसका बाहरी परत हो, चाहे किसी फल का बाहरी परत हो, जैसे कटहल का हो गया बाहरी परत, नारियल का बाहरी परत, ये किस टाइप के उत्तक से बना होता है, तो ये होता है आपका किस टाइप का उत्तक से, तो ये होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा के उत्तक से, जिसको दृढ़ उत्तक भी बोला जाता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू भी बोला जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन आपका फिर ये शॉर्ट से आया हुआ था, ठीक है, इतने क्वेश्चंस अगर शॉर्ट्स से किसी के आ जाते तो अभी बहुत चीज़ होता, ठीक है, बट हमारे पास क्या है कि उस लेवल का तो ना ही मीडिया है और ना ही हमारा कोई उस लेवल का बड़ा टीम है, बट जो क्वेश्चंस आता है उससे जो खुशी होता है, ठीक है, वही बहुत ही आनंददायक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा फील होता है कि इतने कम पढ़ाए हुए चीज़ों से इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बस आप साथ बने रहें, आपका प्यार है, बस हो गया। अब देखिए कोलेनकाइमा से अभी भी जाके देख लेना, शॉर्ट वीडियोस अगर देखे हो, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा मज़ा आए, ठीक है। ये देखो, ये नारियल वाला मैंने डाला था, ये देखो, ये छोटा दिमाग वाला है, ये वाला, ठीक है। हर तरीके से कोशिश किया जाता है कि आपको अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ पढ़ाया जाए, ठीक है। आप बस जुड़े हुए ड्रीम से, मतलब आपका सपना साकार होने वाला है, ठीक है। तो पहले का ये देखो, ये नारियल वाला ये देखो मैंने यहाँ डाल, ये है आपका, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार पुलिस में, ये जो लचीलापन जो होता है किससे, तो ये वाला शॉर्ट से आया हुआ था और नारियल वाला आपका यहाँ से आया। सब प्रूफ मैंने डाल दिया, आप देख लीजिएगा, ये डालना भी ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आपको क्या है कि विश्वास करवाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जो दिखेगा, ठीक है, चारों तरफ जो दिखते हैं आपको लगता है कि सब चीज़ वहीं से आ रहा है, ठीक है, बट हर एक इंडिविजुअल जो है अपने लेवल पे बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सही चीज़ें तो आप तक ये समझ में आएगा कि जो हम करवा रहे हैं ये बहुत है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमने बात किया कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा का हमने बात किया आपका, और ये क्या होता है, लचीलापन देता है। क्या देता है, लचीलापन। तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी आता है पौधे में, एकदम झुक जाता है। क्यों, तो ये क्वेश्चन आया है कि आपका लचीलापन किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण, ठीक है। और जो आपका कठोर सरफेस जो मिलता है वो किस कारण, आपका स्क्लेरेनकाइमा के कारण। और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पेरेनकाइमा, तो जो फूड स्टोर किया जाता है, ठीक है, वो आपका प्लांट में, वो किस टिश्यू के द्वारा, तो पेरेनकाइमा के द्वारा। और यही पेरेनकाइमा जब आपका जलीय पौधा में दिखता है, जब पानी पे वो क्या होता है, फ्लोट हो रहा होता है, ठीक है, ऊपर तैर रहा होता है, तो उसमें कौन सा टिश्यू होता है, तो वो होता है आपका एरेनकाइमा। हमेशा याद रखें, जो ये पेरेनकाइमा है बेसिकली, ठीक है, ये जो आपका ये जो स्क्लेरेनकाइमा है, ये डेड टिश्यू होता है। डेड मतलब ये मृत क्या है, आपका उत्तक है। बाकी जो आप देख रहे हो क्या है, वो आपका जीवित उत्तक है, दैट मीन्स लिविंग टिश्यू है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा आप सब आंसर दे दोगे। जो आपका जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, कोलेनकाइमा, ठीक है। आपका फूड स्टोरेज, पेरेनकाइमा, ठीक है। उसके बाद कठोर सरफेस, स्क्लेरेनकाइमा। एक्वेटिक प्लांट, पानी वाले पौधे, एरेनकाइमा, ठीक है। आ गया ये। उसके बाद है 9 क्वेश्चन हमने लोगों ने कर लिया क्या। पहला क्वेश्चन ये था आपका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कहाँ चला गया, सीधा 9 कैसे आ गया। 9 10 11 12 13। ओके, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस 5 हो गया ना, 6 7 8। 3 क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।
5 से 6 से नहीं आया है ना, तो देख लेते हैं 6 वाला सब कहाँ गया। 5 6 7 6 7 तो यहाँ है आपका। छः 7 यहाँ हो गया, और एक आपका 8 होना चाहिए। आठ आपका यहाँ है। चलिए जहाँ से थे वहीं से हम लोग करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, 9 हो गया, इधर आइए। उसके बाद है आपका, अब ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है और फोकस दूरी f के बीच का संबंध बताइए। देखिए अगर मैं आपको बात करता हूँ, पूरा का पूरा एक क्या है आपका गोलाकार दर्पण है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक भाग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपका अवतल दर्पण है, तो ये पीछे क्या है इसका आपका रंगा हुआ है। इस तरीके से यहाँ आपका पॉइंट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, और इसको बोलते हैं आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ आप हमेशा याद रखना। ठीक है, क्या पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड आपका फोकस। तो हमेशा याद रखना, यहाँ से यहाँ अगर x है तो फिर यहाँ से यहाँ भी आपका x होगा। डेट मीन्स यहाँ से यहाँ आपका 2x होगा। ठीक है, तो सिंपल है। फोकस जो होता है हमेशा क्या होता है, आधा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो फोकस देखो क्या है आपका, रेडियस जो है आपका डबल है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल बोल सकते देखो, फोकस है आधा सेंटर ऑफ कर्वेचर का, या सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका डबल किसका, आपका फोकस का। तो जैसे मैंने बोला कि फोकस जो है आपका आधा है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा आपका फोकस। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। मैं यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब मैं थोड़ा सा आपको इमेज वाला जल्दी से मैं आपको याद करवाता हूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका अवतल दर्पण है उसमें कहाँ आप अपना ऑब्जेक्ट रखोगे, मतलब वस्तु रखोगे, ताकि उसका जो इमेज है वो उसी का साइज का बनेगा। तब आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग रखते हैं अपना ऑब्जेक्ट वस्तु, तो इसका इमेज भी कहाँ बनता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहला क्वेश्चन। और क्या होगा, ये सेम साइज। तो 2 क्वेश्चन पूछा सकता है, कहाँ रखोगे अपना वस्तु ताकि उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, सेम साइज का हो, तो कहाँ रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि कहाँ रखोगे, ठीक है, कहाँ रखोगे अपना वस्तु को ताकि जो उसका जो इमेज होगा बहुत ही इनलार्ज होगा, मतलब बड़ा होगा। ठीक है, इनलार्ज होगा, और आपका इन्वर्टेड होगा, और आपका रियल होगा। मतलब क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, रियल होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, रियल वास्तविक उल्टा, और इनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। तो क्या बोलोगे, तब आप रखोगे यहाँ। C और F के बीच में रखते हो तो जब आपका इमेज बनेगा आपका यहाँ बनेगा। तो C और F के बीच में रखोगे तो क्या होगा, आपका इमेज क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और बहुत ही बड़ा होगा। और कहाँ बनेगा, तो कर्वेचर के पीछे बनेगा। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि कहाँ रखोगे अपना इमेज, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु, ताकि इमेज जो है आपका फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे। और फोकस पे बनेगा मतलब क्या होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा, और उल्टा होगा। तो अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। और एक ऐसा कंडीशन आप मुझे बताओ जब आपका अवतल दर्पण में इमेज जो होगा आपका वास्तविक नहीं होगा बल्कि आभासीय होगा और सीधा बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। तो एक ही ऐसा कंडीशन है जब उसका आभासी बनाता है, जब पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो ये इस साइड आपका बनेगा यहाँ। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना, जो जो चीज़ मैंने आपको समझाया है। उसके बाद इन विच ऑफ दी क्या पूछा है कि पाचन तंत्र के किस भाग में इंजाइम क्रिया के कारण भोजन क्षारीय हो जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज फूड बिकम एल्केलाइन फॉर इंजाइम एक्शन। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है स्टोमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब मेरे साथ देखो, सबसे पहला आप खाना लेते हो मुंह में,
मुंह में खाना लेते हो तो मुंह में क्या होता है, आपका पाचन शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि जो पाचन जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जो पाचन स्टार्ट होता है, आप क्या बोलोगे, मुख से होता है, मुख गुहा। तो डाइजेशन जो होता है आपका स्टार्ट, पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से, माउथ से क्या होता है, आपका पाचन स्टार्ट होता है। और माउथ में किस चीज का पाचन होता है, पहला पॉइंट तो याद रखो, कहां से स्टार्ट होता है, मुख से होता है। किस चीज का होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है, तो जो हम लोग खाते हैं, बेसिकली जितने भी सब्जियां खाते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट होता है। मैक्सिमम जो चीज़ हम लोग खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है आपका स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट, किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जटिल में भी कौन सा, आपका जो जटिल में भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च क्या हो जाता है, आपका माल्टोज में चेंज हो जाता है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि स्टार्च जो है माल्टोज में कहां चेंज हो जाता है, तो आप बोलोगे मुख में हो जाता है। स्टार्च माल्टोज में चेंज हो जाता है। ये पॉलीसेकेराइड है, ये आपका डाइसैकेराइड है, आप अच्छे से याद रखना। सॉरी, ये आपका पॉलीसेकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। और इसको स्टार्च को मुख में, जो मुख में पाचन हो रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट का, कौन कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में। तो आप याद रखोगे सिलेब्री एमाइलेस, या इसी को हम लोग टाइलिन बोलते हैं। ये एंजाइम होता है जो मुख में हमारा स्रवित होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखना। और याद रखना, जो प्लांट जो है अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। और जो जंतु है, जैसे हम लोग है, अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजिन में। ग्लाइकोजिन कहाँ, तो हमारा लीवर में स्टोर होता है, या हमारा जो मसल है उसमें हमारा स्टोर होता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोजिन और स्टार्च दोनों आपका कार्बोहाइड्रेट है। मुख में क्या हुआ, पाचन हुआ, स्टार्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का हुआ, उसके बाद वो पेट में आया। तो पेट में जैसे ही आएगा, उस पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है, जो कि क्या करती है, HCl एसिड रिलीज करती है। तो हमारे पेट में कौन सा एसिड रिलीज होता है, तो HCl होता है। और जो गैस्ट्रिक जूस है उसका pH कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.5 से लेके 3.5 के बीच में होता है। एक्साइज में जो आया था उसमें 2.5 दिया हुआ था। तो गैस्ट्रिक जूस का pH कितना है, तो 2.5। अब ये देखो, मुख से जब पेट में आया तो खाना क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, पेट में क्या है, आपका एसिड है, आपका कौन सा, HCl। और पेट में किस चीज का पाचन होगा, तो याद रखिएगा, जैसे ही HCl रिलीज होगा, आपका एक एंजाइम एक्टिव हो जाता है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। तो पेट में क्या होगा, पेप्सिन रिलीज होगा। पेट में क्या होगा, पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करेगा, आपका प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करेगा। याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन करेगा पेट में, ठीक है। अब जो हमने खाना खाया, मुंह में आपका कार्बोहाइड्रेट का हुआ, पेट में आपका प्रोटीन का हुआ। अब जो आएगा वो क्या आएगा, छोटी आंत में आ जाएगा। और जो छोटी आंत में जो आता है वो खाना नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं चाइम, चाइम या चाइम, ठीक है, याद रखना, चाइम या चाइम, ठीक है। अब जब ये आपका छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में मैंने आपको समझाया था 2 नलिका जुड़ा हुआ होता है। उसमें एक आपका जो लीवर है, लीवर से आता है आपका बाइल जूस। तो आपको पूछा जाएगा लीवर से क्या आता है, तो बाइल जूस आता है। और बाइल जूस कैसा होता है नेचर में, ये आपका बेसिक होता है, बेसिक होता है। तो जो मुख से जो आपका खाना आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आया है, ठीक है, छोटी आंत में जो आपका आया है, तो छोटी आंत में 2 पाइप लगा होता है। एक तो आपका कहाँ से आता है, लीवर से आता है, जो कि बाइल जूस लेके आता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है आपका पेनक्रियास से 3 आपका पाचन रस लेके आता है, डाइजेस्टिव जूस लेके आता है, आपको पता है। एक होता है ट्रिप्सिन, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एक होता है आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जो आपको कार्बोहाइड्रेट का और पाचन करता है। और एक है आपका लिप्सा, जो कि फैट का डाइजेशन करता है। फैट का क्या करता है, जो फैट है, फैट, ठीक है, जिसको हम लोग लिपिड भी बोलते हैं, तो फैट को क्या कर देता है, फैटी एसिड में तोड़ देता है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रोटीन का और डाइजेशन होता है। प्रोटीन का जो सबसे छोटा यूनिट है एमिनो एसिड में, और क्या हो जाता है, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जब छोटी आंत में आता है तो उसमें क्या होता है,
बाइल आता है आपका लीवर से, ठीक है, प्लस बाइकार्बोनेट कुछ जूस आपका पेनक्रियास से भी आता है। तो बाइल जूस और बाइकार्बोनेट जूस जो होता है आपका किससे, आपका पेनक्रियास से आता है, कहाँ, छोटी आंत में। और वहाँ क्या हो जाता है, जो भी आपका खाना है वो आपका फिर से बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया इतना आया ना समझ में। और हमेशा याद रखिएगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 भागों में टूटा हुआ है, मतलब जो छोटी आंत है 3 भागों में टूटा हुआ है। ड्यूडेनम, ये क्यों इतना समझा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से आगे सब क्वेश्चंस आएंगे आपका जितना एग्जाम बचा हुआ है। जो आपका छोटी आंत है 3 भागों में बटा हुआ है, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो होता है सबसे ऊपरी वाला भाग होता है छोटी आंत का, जो कि पेट से कनेक्टेड होता है। और इलियम जो सबसे निचला वाला भाग होता है वो मतलब बड़ा जो आपका आंत है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है, वो उससे कनेक्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इसमें क्या होता है, तो इसमें तो कार्बोहाइड्रेट, इसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है, स्टोमक में पेप्सिन के कारण माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, सेलेब्री एमाइलेज। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, खाना जो है आपका बेसिक हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। जो आपका अपेंडिक्स होता है, ठीक है, एक अवशेषी अंग है, वो किस भाग से जुड़ा होता है, तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का भी कौन सा भाग, तो सीकम से जुड़ा होता है, सीकम। तो अगर मैं पूछूं कि जो अपेंडिक्स है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। और लार्ज इंटेस्टाइन का भी किससे, तो सीकम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो छोटी आंत में क्या हो जाएगा, यही ना क्वेश्चन था आपका कि पाचन के किस भाग में एंजाइम क्रिया कारण भोजन जो है क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है, तो आपका छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में ही आपका सब चीज़ आता है, चाहे वो पेनक्रियास से हो चाहे आपका लीवर से हो। उसके बाद है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा, ठीक है। टिंडल इफेक्ट पता है कैसे देखा होगा आपने, जैसे बंद कमरा है, बंद कमरा आपने देखा होगा, एक छोटा सा रोशनी आता है, ठीक है, छोटा सा रोशनी आता है तो आप देखते होगे धूल का कण आपको दिखाई देता है, वो क्या है, टिंडल इफेक्ट। या आप बहुत बड़े जंगल में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ अगर अंदर में कोई एकदम घना जंगल है, लाइट अगर आ रहा है तो वहाँ टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पूछा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश निम्नलिखित में किससे होता है, तो टिंडल जो हमेशा होता है जो हवाओं में, ठीक है, जो हवा में जो आपका कण होता है, तो जब लाइट उस पर पड़ता है, क्या होता है, लाइट जब उस पर पड़ता है तो कणों को क्या कर देता है, आपका लाइट जब पड़ता है तो जो कण जो होता है, ठीक है, उस लाइट को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, परिकिरणन जिसको बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्कैटर। मतलब ये धूल कण जो है इस पर लाइट पड़ता है ना, तो इसके स्कैटर कर देता है, स्कैटर, ठीक है, परिकिरणन जिसको बोला जाता है। तो स्कैटरिंग जो हो जाए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देखो स्कैटरिंग से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो स्कैटरिंग मतलब परिकिरणन। सबसे पहला तो आपने पढ़ा टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि जैसे कि समुद्र आपको पूरा ब्लू दिखाई देता है, वो क्यों, तो आपका किस कारण, स्कैटरिंग, परिकिरणन के कारण। दूसरा आपको बोला जाएगा आकाश पूरा ब्लू दिखाई देता है, वो क्यों, तो वो भी आपका परिकिरणन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। आप उसके बाद एक चीज़ और देखते होंगे कि जो आपका ये दरोगा का क्वेश्चन है कि जो आपका जो सन है, जो सूर्य है, निकलने से पहले और डूबने के बाद भी, ठीक है, निकलने से पहले और डूबने के बाद भी एक लाल चटकार दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, तो वो भी परिकिरणन के कारण। सब याद रखना। उसके बाद आता है आपका पोलराइजेशन। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था बीपीएससी में कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो लाइट को, ठीक है, आपका साउंड से अलग करता है। तो लाइट से जो साउंड को अलग करता है वो है आपका ध्रुवीकरण प्रॉपर्टी, पोलराइजेशन। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी सिर्फ लाइट में देखा जाता है, आपको अच्छे से याद रखें। आप बोलोगे कि सर ये पोलराइजेशन क्या है, ध्रुवीकरण क्या है, तो सिंपल याद रखना कि जो लाइट है उसको एक प्लेन में इंक्लाइंड किया जा सकता है। मान लो अगर लाइट अगर इस तरीके से भी आ रहा है और अगर इसमें सिर्फ एक खिड़की सीधा बना दिया जाए तो इससे पास हो जाएगा, मतलब पोलराइज्ड हो जाता, एक प्लेन में पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका पोलराइजेशन, याद रखना। ये सिर्फ लाइट का प्रॉपर्टी है, साउंड का नहीं है। उसके बाद है डिफ्रैक्शन। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले डिफ्रैक्शन समझ लो। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इधर से लाइट आ रहा है, ये छोटा सा आपका बिंदु है घुसने के लिए लाइट का, तो ये जैसे जाएगा फैलाव हो जाएगा, इधर ये ऐसा फैलाव हो जाएगा। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन जब कोई भी पिन पॉइंट से अगर कोई लाइट पास करता है तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आपका बेंड हो जाता है। ऐसे जैसे सीधा आ रहा था, ये छोटा छेद मिला, इधर बेंड हो गया, ये हो गया, इधर बेंड हो गया। और इस
इस जगह में क्या हो जाता है, पूरा चमकीला, मतलब पूरा लाइट लाइट एकदम चमकने लगता है ये जगह में, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन। इसका एग्जांपल है जैसे सीडी आपने देखा होगा, सीडी, तो सीडी का गोल होता है, गोल आप सीडी को ऐसे रखो, जैसे ही लाइट आएगा उसका छेदा होता है बीच में, तो सीडी में तार चमकने लगता है। तो वही पूछा जाता है जो कॉम्पैक्ट सीडी होता है वो चमकता क्यों है, तो वो डिफ्रैक्शन के कारण आपका चमकता है, अच्छे से याद रखना। अब ऊपर है आपका, क्या है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रवर्तन। सबसे पहले याद रखना इससे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। सबसे पहले जो हम लोग ये जो आला लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको याद रखना है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, प्रवर्तन, आपका ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है आपका आला, या इंग्लिश में बोला जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का डिस्कवर किसने किया था, तो रीने लेनेक ने किया था। एक फ्रांस का साइंटिस्ट था जिसका नाम था रीने लेनेक, ठीक है। तो रीने लेनेक ने क्या किया था, आपका स्टेथोस्कोप का डिस्कवर किया था, और इसके सिद्धांत पे काम करता है, तो प्रवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखिएगा, पेरिस्कोप आपने सुना होगा। पेरिस्कोप आपने सुना है, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए, ठीक है। पेरिस्कोप जैसे कि जितने भी पनडुब्बी होते हैं, तो पनडुब्बी जो पानी के अंदर होते हैं, तो उसको देखने के लिए एक पेरिस्कोप ऐसे निकालेंगे फिर पानी में घुसा लेते हैं, तो उसको बोला जाता है पेरिस्कोप। तो स्टेथोस्कोप, दूसरा आपका पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप बोलोगे, मैक्सिमम लोग ये गलत करेंगे, जब आपका एग्जाम में आया था, जब हमने क्वेश्चंस भी दिया, पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन प्रवर्तन पे काम करता है। नेक्स्ट याद रखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि, दैट मीन्स इको। तो इको जो होता है, ये इको जो होता है आखिर ये किस कारण होता है, तो इको भी जो होता है, इको प्रतिध्वनि जो सुनते हो वो भी क्यों होता है, तो वो भी रिफ्लेक्शन के कारण। और कम से कम कितना मीटर पे आपको खड़ा होना चाहिए कि आपको इको सुनाई दे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको 17 मीटर पे कम से कम आपको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये सब पढ़ाया हुआ है, सब आपका जो PYQ वाला जो PDF दिया गया है, ठीक है, उसमें भी ये सब चीज़ आपका लिखा हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग के कारण होता है। उसके बाद है, अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा, ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ग्रुप D का क्वेश्चन है। इन लोग हमने क्या बोला, दरोगा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं से छाप लेते हैं, ठीक है। 1 डे एग्जाम जितना भी होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिएगा, ये पूछा कि कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 2, 8, 6। आप सबसे पहले तो ये बताओ ये किस ग्रुप में होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस ग्रुप में होगा। तो देखो 8, 2, 10, 16 कौन सा, 16 लास्ट में आ रहा है 6, डेट मीन्स कितने ग्रुप का होगा, ये 16वां ग्रुप का होगा, ठीक है, 16वां। अब बताओ कौन सा ये आपका तत्व है, तो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये क्या है आपका सल्फर है। एक बार चेक करो, मैंने सही काउंट किया है कि नहीं, सल्फर ही ना है, ठीक है। एक बार चेक करो सल्फर है कि नहीं, ठीक है, सल्फर है ना, तो सल्फर का होता है 16, ठीक है। और बोला है कि जस्ट इसके नीचे कौन सा आपका तत्व होगा, तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होगा। इसका नीचे आता है आपका सेलेनियम, Se लिखा जाता है सेलेनियम को, जिसका एटॉमिक नंबर 34 होता है, ठीक है। तो ये होगा 34। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आया था, इसको अच्छे से देख लो, जल्दी से देखते हैं। ये हाइड्रोकार्बन से सब करवाया हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि जो आपका जो सक्सेडिंग मेंबर इन दी होमोलॉगस ग्रुप इज डिफर बाय, सिंपल है। देखो बोला है कि ये तो अच्छा से दिख नहीं रहा है कि श्रेणियां क्रमक सदस्यों के बीच में, देखो ये बोला है कि जो सक्सेडिंग जो ग्रुप होता है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इनके बीच में, ठीक है, डिफरेंस कितने का आता है, CH2 ग्रुप का आता है, CH2 ग्रुप का आता है, CH का आता है। देखो सबसे पहले इसको तो आप लिखना सीखो। अगर हम लोग सिर्फ लेते हैं एल्केन, एक क्या होता है एल्केन मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एक होगा एल्कीन, पूछा गया आज का एग्जाम में भी इससे, एल्कीन। और एक होता है आपका एल्काइन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2।
तो फॉर्मूला याद रखना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इससे क्वेश्चन आएगा। मीथेन का क्या लिखाएगा, मीथेन के बाद क्या होगा, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है। तो मिथ मतलब वहाँ कार्बन, एन का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा। मिथ के बाद इथ, इथ मतलब एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n, ठीक है, H2n होगा। इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा गया था, CnH2n, और उसके बाद होता है CnH2n-2। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। कुछ भी आपको पूछ सकता है। अगर देखो ये याद रखना, मिथ, इथ, ये आप देख लेना, ठीक है। मीथेन, इथेन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जब मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है। आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं मीथेन लिखता हूँ। मीथेन मतलब n = 1, तो n 1 होगा, ठीक है। n यहाँ होगा तो CH4 हो जाएगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ इथेन। इथेन मतलब n = 2 हो जाएगा, तो यहाँ मैं 2 लिखता हूँ। ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो H = 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना है, CH4 है, C2H6 है, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, CH2 का आ रहा है कि नहीं। एक C इसमें बढ़ गया है और H 2 बढ़ गया है, तो CH2 जो हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको प्लीज़ अच्छे से देखना, हाइड्रोकार्बन आपका करवाया हुआ है, हाइड्रोकार्बन ड्रीम डोज मारना बहुत अच्छे से, तो CH2 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो छूट गया था, इधर आइए। उसके बाद है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। हमने आपको समझाया था केंद्रक जितने भी प्रोकार्योटिक जीव होंगे, एक होता है यूकार्योटिक जीव, एक होता है प्रोकार्योटिक जीव। तो प्रोकार्योटिक में सिर्फ 2 जीव मैंने आपको बताया था, एक है आपका बैक्टीरिया और दूसरा है आपका आर्किया। तो बैक्टीरिया और आर्किया ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोकार्योटिक होंगे। प्रोकार्योटिक होंगे डेट मीन्स उसका जो सेल है, जो कोशिका है, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा और ना ही उसका केंद्रक विकसित होगा। अब यहाँ देखो, अब अच्छे से समझ रही नहीं कि टिक मारा चल गए, साइंस पढ़ रहे हो तो इस हिसाब से पढ़ना है जितना हम बस करवा रहे हैं। अब इसको ऑप्शंस देखो, ऑप्शन है आपका साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, उसके बाद है फंगी, उसके बाद है क्लेडोफोरा, उसके बाद है साइकस। अब देखो जो फंगी है, फंगी आपने पढ़ा होगा थैलोफाइटा, मैंने आपको पढ़ाया था थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में मैंने आपको बताया था फंगी भी उसका पार्ट होता है, एल्गी और फंगी। और थैलोफाइटा में ही हमने आपको बताया था क्या क्या, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, क्लेडोफोरा, ये सब क्या है मैंने आपको बताया था, ये सब क्या है, थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा ये सब किस ग्रुप में आते हैं, थैलोफाइटा में। उल्वा, यूलोथ्रिक्स, याद करो, उल्वा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, चारा, क्लेडोफोरा, चारा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स, ये सब क्या है, ये थैलोफाइटा में आते हैं, ठीक है। और फंगी भी थैलोफाइटा में आता है। तो ये तो क्या है, ये आपका मतलब प्रोकार्योटिक नहीं है, ये यूकार्योटिक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और साइकस याद करो, साइकस, साइकस मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, आपको जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मैंने पढ़ाया था। तो जिम्नोस्पर्म जहां मैंने पढ़ाया था वहां मैंने आपको साइकस पढ़ाया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। जो जो एग्जाम्पल मैंने जहां बोला है उसको आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रखोगे तो आप बहुत लॉस में रहोगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इक्वेशन तो पक्का याद रखना, 6CO2 6H2O, ठीक है। यहाँ आपका सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो यहाँ होगा C6H12O6 प्लस 6O2। ये पक्का एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको याद रखना। यहाँ है सनलाइट, यहाँ है क्लोरोफिल, 6CO2 6H2O, तो यहाँ ये आपका बन जाता है आपका शुगर, या आप इसको बोलो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6 प्लस 6O2। अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। आप जल्दी से हम लोग इसको फिनिश करेंगे। देखिए, तो एक देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये आप अच्छे से देख लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन बनते हैं। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इस पर नहीं जाऊँगा अभी, ठीक है। अब देखो
सबसे पहले आपका ट्रांसपायरेशन, हमेशा याद रखना ट्रांसपायरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। दो आपका डिफरेंस याद रखना, एक है आपका ट्रांसपायरेशन और एक है आपका इवापोरेशन, वाष्पीकरण, इवापोरेशन, इवापोरेशन। अब इन दोनों को अच्छे से समझ के रखो, दोनों पे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया, चाहे दरोगा, बिहार पुलिस। ट्रांसपायरेशन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है, और इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण में क्या डिफरेंस है, हमेशा याद रखना। जो ट्रांसपायरेशन हम लोग बात करते हैं, हमेशा, इस बार भी एक्सरसाइज में कंफ्यूज कर दिया था ना, ये दोनों दे दिया था और बहुत लोग इसमें क्या मारे थे, ट्रांसपायरेशन मारे थे। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि घर में जब हम लोग आते हैं तो हमारा पंखा के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है, रूम टेम्परेचर पे हमें ठंडक महसूस होने लगता है, क्यों होता है? तो ट्रांसपायरेशन और इवापोरेशन दोनों दिया हुआ था। ट्रांसपायरेशन जो होता है ये भी क्या होता है, याद रखिएगा, ये प्लांट के फॉर्म में, जब भी हम लोग प्लांट का बात करेंगे, प्लांट का जब हम लोग बात करेंगे तब हम लोग ट्रांसपायरेशन का बात करेंगे। ट्रांसपायरेशन मतलब होता है जब प्लांट में जब एक्सेस आपका वाटर आ जाता है, एक्सेस पानी हो जाता है, तब वो क्या करता है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या करता है, वो पानी बाहर आपका क्या करता है, छोड़ देता है। और वो पानी किससे छोड़ता है, तो याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा और रंध्रक। तो याद रखना कि आप यहां पूछा जाए कि ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होता है, तो स्टोमाटा और रंध्रक, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस किसके थ्रू होता है, तो स्टोमाटा के थ्रू, रंध्रक के थ्रू होता है। जब एक्सेस पानी आ जाता है तब स्टोमाटा क्या हो जाता है, स्टोमाटा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी पूछा गया था आपका दरोगा में, चलो उस पर नहीं जाएंगे। तो ये ट्रांसपायर और इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन सिंपल जो आपका जो जैसे कि इवापोरेशन या वेपोराइजेशन इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि पानी सरफेस पे आता है, उस पर हवा लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो उड़ जाता है हवा बनकर, तो इससे ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इवापोरेशन ये अलग चीज़ है। ये जो होता है मेनली नॉर्मल जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं जिसमें पानी क्या होता है आपका हवा के साथ क्या हो जाता है, वो उड़ जाता है, सूख के उड़ जाता है, तो है आपका इवापोरेशन, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन स्पेशली जो है आपका क्या है, आपका प्लांट में होता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट और रिप्रोडक्शन। देखो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, यही इसका सही आंसर है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जो भी पत्ते में खाना बनता है, जो भी पत्ते में खाना बनता है आपका फोटोसिंथेसिस के कारण, तो वो क्या होता है आपका जो किस प्रोसेस के द्वारा वो पूरे आपका जो पूरे प्लांट में वो ट्रांसफर किया जाता है, वो बना हुआ खाना, तो ट्रांसलोकेशन कौन करता है इसको, तो ये फोइलम जो टिश्यू होता है वो करता है, फोइलम टिश्यू जो है वो करता है, ठीक है। आप पंखा के सामने आ गए, आपको ठंडक महसूस हो रहा है, बाहर से आप आए हो, इवापोरेशन के कारण, ठीक है, पानी इवापोरेशन हो गया। आपका मटका है, ठीक है, मटका में क्या हो रहा है कि पानी ठंडा रहता है, क्यों, इवापोरेशन के कारण, याद रखना। और प्लांट के केस में ट्रांसपायरेशन। अब देखो इसको जल्दी से करेंगे, ठीक है, बाकी आपका हो गया। देखो ये करवाया हुआ है कि देखो क्या बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा आपका कोशिकांग है जो प्रोटीन और लिपिड्स बनाता है, जल्दी से बताइए। मतलब प्रोटीन मतलब होता है प्रोटीन, और लिपिड्स को हम लोग फैट को लिपिड्स भी बोलते हैं। पहला है आपका, देखो, प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर बाय। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कौन करता है, तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही दिया, ये नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब याद करो मैंने क्या समझाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट मींस अंत द्रव्य जलिका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका खुरदुरा, जिसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है रफ वाला, ये इसके ऊपर होता है आपका राइबोसोम लगा होता है। तो राइबोसोम कहाँ लगा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, अंत द्रव्य जलिका पे। वो भी दो प्रकार के होता है, एक खुरदुरा होता है, तो खुरदुरा वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम लगा होता है, और ये राइबोसोम क्या करता है आपका प्रोटीन बनाता है। और एक जो होता है आपका, एक क्या होता है चिकना वाला, आपका क्या होता है चिकना अंत द्रव्य जालिका। वो क्या होता है चिकना अंत द्रव्य जालिका, वो क्या करता है आपका लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। तो यहां पूछा हुआ है कि लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है, तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको ही बोला जाता है। गोल्गी बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। हमारा जो सेल है, सेल का ट्रैफिक पुलिस किसको बोला जाता है, तो यही
बोला जाता है, क्योंकि जितना भी पैकिंग का काम होता है वो यही करता है, देखता है एक जगह से दूसरा सब चीज़ सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं, ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं, सिंथेसाइज सही जगह से सब चीज़ हो रहा है और उसको सही जगह पहुंचना चाहिए, वो सब काम जो है गोल्गी एपरेटस के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं, डिस्कवर इसका कोलिकट ने किया था, नामकरण इसका बेंडा ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और क्रेब साइकिल कहाँ होता है, तो वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और याद रखिएगा ये डबल लेयर होता है, डबल लेयर कोशिकांग है, डबल लेयर आपका क्या है, आपका सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। और क्रिस्टी स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। और याद रखिएगा एनर्जी ये एटीपी के फॉर्म में करता है, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी बोला जाता है, एनर्जी ऊर्जा करेंसी सेल, मतलब एनर्जी करेंसी सेल भी इसको बोला जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, बहुत चीज़ मैंने इसमें आपको समझा दिया। इसका पार्ट 2 भी करेंगे, बट ये है कि सब लोग, ठीक है, कमेंट करो कि सर क्लास आपका मुझे बहुत पसंद आया और इस बार हम वर्दी ले रहे हैं और आपसे मिलने भी आ रहे हैं, क्योंकि हमने वो पढ़ाया है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। बस ये फोल्डर जरूर करके चल जाना, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार पुलिस क्लास, करंट अफेयर्स और बिहार पुलिस मैथ्स क्लास 3, इतना आप कर लो। आपने जितना पढ़ा है इसको बस अपना बना लीजिए। अंत समय में कुछ भी आपको इधर उधर कुछ नहीं करना है, बस इतना पढ़ लेना है। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ, ये आखिरी मौका है आपके पास, ठीक है, इस लेवल पे वैकेंसी का। जितना दिन भी बचा हुआ है जान लगा दीजिए और वर्दी लेके आइए। जय हिंद।